नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। का पेड़ अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी का हुआ ऐलान। पंकज त्रिपाठी निभाएंगे पूर्व पीएम का किरदार। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में पाक प्रायोजित आतंकवाद पर पीएम मोदी और अमित शाह का डबल पंच। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। गुमनाम चिट्ठी से मचा हड़कंप। आइए चलते खबर पर विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान गुजरात दौरे पे हैं। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को खरपतवार कहा, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बबूल का पेड़ बताया है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कल्प वृक्ष बताया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज गुजरात के दौरे पर पहुंचे। वहां पे 4 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसमें उन्होंने मंडावी विधानसभा क्षेत्र में पहली चुनावी सभा को संबोधित किया है। यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी कल्प वृक्ष है, तो जो जरूरत है वही मिलेगा। केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही मिलेंगे। राहुल बाबा खरपतवार हैं, या फसल की खराब कर देंगे, या कांग्रेस और आप से संतोष और चैन साफ करेंगे। इस प्रकार के बयान से सियासी तंज कसा जा रहा है गुजरात में। जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बायोग्राफी में अभिनय करेंगे। पंकज ने एक बयान में कहा कि इस तरह की एक मानवीय राजनेता को पर्दे पर चित्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वह सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, बल्कि उसके कहीं अधिक एक उत्कृष्ट लेखक और प्रसिद्ध कवि भी थे। उनकी जगह पर होना और कुछ नहीं बल्कि एक अनुभव है। मेरे जैसे अभिनेता के लिए विशेषाधिकार। निर्माताओं द्वारा जारी एक बयान के अनुसार फिल्म को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रवि जाधव द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जो मराठी फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध निर्देशकों में से एक हैं, और उत्कर्ष नैथानी द्वारा लिखित है। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। अटल जी के द्वारा ये भारत के एक नेता और सह संस्थापकों में से एक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नो मनी टेरर फंडिंग कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दोहरा प्रहार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री का उद्घाटन संबोधित के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहले सत्र की अध्यक्षता में, जिसमें 72 देशों के नुमाइंदे शामिल थे, उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान में बसे आतंकी संगठनों का लिया नाम, जैसे मोहब्बत और लश्कर तैयबा की आतंकी गतिविधियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलकायदा के साथ लश्कर और जैसे आतंकी दक्षिणी एशिया में अपना पैर पसार रहे हैं। जो देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आत्मसंतुष्ट रवैया न अपनाएं, डटकर सब एक साथ मुकाबला करें। आतंकवाद के खिलाफ पूरी व्यवस्था को मजबूत करना होगा, क्योंकि पुलिस ऑपरेशन को मजबूत भी करना इसके लिए अति आवश्यक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। उससे ठीक पहले मिली एक गुमनाम चिट्ठी से हड़कंप मच गया है।
चिट्ठी में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें कि 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। उसके बाद वह अगले दिन गुजरात चले जाएंगे। वहां गुजरात चुनाव प्रचार के बाद मध्य प्रदेश 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा जारी होगी। उनकी यात्रा से पहले एक धमकी भरी चिट्ठी ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक के में हड़कंप मचा दिया। यह चिट्ठी इंदौर में मिठाई की एक दुकान पर छोड़ गया था। अगर आपके पास राशन कार्ड है और सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि सरकार ने राशन लेने वाले लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी नियम भी बनाए हैं। इसका सख्ती से पालन भी कर रही है। इसके तहत राशन बांटने में घपलेबाजी करने वाले डीलर्स पर लगाम भी कसी जा रही है। दरअसल ग्राहकों की तरफ से कई बार राशन के तोल में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थी। इसके बाद सरकार ने अब राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन नहीं बेच पाएंगे। इसके जरिए राशन बांटने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। नया नियम के अनुसार सरकारी राशन लेने वाले को सही मात्रा में राशन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को इलेक्ट्रॉनिक तराजू में से जोड़ दिया है। सरकार ने राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह नया नियम लाया है। बता दें कि ग्राहकों की ओर से कम तोल मामले में बहुत शिकायतें आ रही थी। नए नियम के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत राशन के तोल में सुधार किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों के प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपए प्रति किलो की रियायती दरों पर दे रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट से विक्रम-एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है। इस रॉकेट को स्काई रूट पर एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। इसका नाम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। इसकी लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, जिसमें 3 उपभोक्ता पोलैंड है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह वास्तव में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा की एक नई शुरुआत और एक नई सुबह और एक नई पहल है। यह भारत के लिए अपने स्वयं के रॉकेट विकसित करने और भारत के स्टार्टअप आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इन स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने इस रॉकेट के लॉन्च होने पर कहा कि मिशन प्रारंभ के सफल समापन की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत है। आपको बता दें कि इस रॉकेट का वजन करीब 543 किलोग्राम है। वहीं रॉकेट को विकसित करने वाले स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक ट्वीट में इसकी सफल लॉन्च की घोषणा भी की है। स्काई रूट ने ट्वीट में लिखा है कि लॉन्च हो गया है और विक्रम-एस ने आसमान की शोभा बढ़ाने वाले भारत के पहले निजी रॉकेट के रूप में इतिहास रच दिया है। दिल्ली में आयोजित नो मनी टेरर फंडिंग समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है। आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण विषय पर आयोजित नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को बचाव कर रहे हैं और उन्हें पनाह देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान है। हमें ऐसे देशों को उनके इरादों में सफल होने से रोकना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद निसंदेह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, लेकिन आतंकवाद का वित्त पोषण आतंकवाद से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकवाद के मेथड्स को इसे फंडिंग से पोषित किया जाता है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों को और प्रकारों की घोर निंदा करता है। हमारा मानना है कि निर्दोष लोगों की जान लेने से जैसे कृत्य को
उचित ठहराने का कोई भी कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम सभी मानते हैं कि आतंकवाद के खतरे को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जा सकता, न ही जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक कलेक्टिव अप्रोच है कि आतंक के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन तकनीकी क्रांति से आतंकवाद के रूप में और प्रकार निरंतर बदल रहे हैं। यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा, वहीं भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निरंतर सीमा पार से प्रायोजित गंभीर आतंकी हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे सामूहिक प्रयास को कमजोर और नष्ट करना चाहते हैं। कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और देश से अपने इरादे में कभी सफल ना हो सके। एमसीडी चुनाव यानी दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। अगले महीने चुनाव होने वाले दिल्ली नगर में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा कई कमर कस चुकी है। यही वजह है कि दिल्ली के चुनावी मैदान में बीजेपी के ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार रखी है। भाजपा ने आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अपने सीनियर नेताओं की सजी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। भाजपा द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें न केवल 11 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, बल्कि यूपी के मंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 4 और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, जो भाजपा के लिए वोट देंगे। वहीं सुशील मोदी को भी दिल्ली नगर निगम चुनाव के स्टार प्रचारक बनाया गया है। साथ दिल्ली के सभी सांसद और बतौर स्टार प्रचारक भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं और मतदान की गिनती के बाद 7 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा है। युवाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के दावे और वादे भी किए। बेरोजगारी के नाम पर खूब शोर मचा। इस बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। वहीं श्रम एवं रोजगार विभाग की 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में बीते 1 साल के भीतर 2,14,181 नए बेरोजगार सामने आए। वहीं 12 जिलों में श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालयों में इतने युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है, जो वर्तमान में प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8,77,307 पहुंच गई है। बलात्कार के मामले में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं मिली है। आसाराम बापू की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है, इसलिए हम इस मामले की पर जनवरी में सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आसाराम का दर्द छलक पड़ा और उसने कहा कि जिस तरह से इस मामले में ट्रायल चल रहा है, ऐसे में लगता है कि मेरा ट्रायल कभी खत्म ही नहीं होगा। आपको बता दें कि रेप के आरोपी आसाराम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इंडोनेशिया के बाली में 2 दिनों तक दुनिया भर के दिग्गज नेता एक मंच पर आए, लेकिन इस बार भी पीएम मोदी भीड़ से अलग नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ये मोदी की गर्मजोशी ने इस पूरे से समिट में 4 चांद लगा दिया। ये समिट ऐसे समय में हुआ जिस समय दुनिया यूक्रेन संकट से पैदा हुई चुनौतियों का सामना कर रही है। वही कोविड-19 महामारी से दुनिया भर
अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाई है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती मुंह बाय खड़ी है। और इसका असर यह भी हुआ कि गरीब देशों में खाद्यान्न का उत्पादन भी घट रहा है और बेमौसम बारिश, युद्ध पर और बाढ़ से किसानों के सामने अपनी फसलों को बचाने का संकट आ खड़ा है। कई देश में खाद्य चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। G20 वैसे तो दुनिया के सबसे विकसित और विकासशील देशों में का समूह है, लेकिन पीएम मोदी ने इसे बड़े मंच से खाद्य और खाद्यान्न की समस्या को उठाया ताकि गरीब और विकासशील देशों के किसान की समस्याओं को एक मंच मिल पाए। भारत में लंबे समय से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बहाने दिलों में दूरी पैदा करने वाले अंतर्विरोधियों को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। देश की धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी में 1 महीने तक आयोजित होने वाली काशी तमिल संगम निसंदेह उत्तर दक्षिण भारत के नेगेटिव नैरेटिव को तोड़ने में मददगार साबित होगा। द्रविड़ संस्कृति के केंद्र बिंदु तमिलनाडु की संस्कृति, खान पान, गीत संगीत का काशी में सीधे साक्षात्कार होने जा रहा है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भगवान विश्वेश्वर महादेव की धरती पर रामेश्वरम की संस्कृति प्रकाशमान होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसे लेकर तैयारियों का अंतिम रूप देने में जुट चुकी है। अपने हाथों में ली है तभी तो ये प्लेटफॉर्म चर्चा में हुआ। भारी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की बागडोर जाने और उससे लंबे समय तक काम कराने के लिए खूब आलोचना हो रही है। अब आज ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसमें हैशटैग रिप ट्विटर लिखा हुआ है और हैशटैग के रिप ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। कुछ ट्विटर्स में कई कर्मचारियों ने अपनी परेशानियों को बताया है। इसके अलावा हैशटैग रिप ट्विटर हैशटैग के साथ लोग मजाकिया अंदाज में मीम्स शेयर कर रहे हैं। खुद ट्विटर के बॉस मस्क ने भी एक मीम शेयर किया जिसमें आप ट्विटर की कब्र देख सकते हैं। पाकिस्तान में नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति की चर्चा जोरों पर है। जनरल बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है। पाकिस्तान के बिगड़ते राजनीतिक हालात के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की है। चर्चा की है कि बैठक के दौरान सेनाध्यक्ष के पद को लेकर भी बात हुई है, जिसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर हमला बोला है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति का फैसला लंदन में किया जा रहा है। आज इमरान खान ने दावा किया कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन में है। वहीं उन्होंने कहा कि लंदन में तमाशा हो रहा है, ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीते 14 नवंबर की रात कृष्णपाल उर्फ टिंकू केवट नाम के व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया था कि 2 लोग उसके घर में घुसे और उसके पति को मार दिया। जब वह शव को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे तब महिला ने आरोपी को देखा। इसके बाद आरोपी शव छोड़कर फरार हो गए। अब इस वारदात में गोरमी पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस को जांच में पता चला कि केवट राम के हत्यारोपी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। मामला सिकरोदा गांव का है। हत्या की जांच कर रही पुलिस की टीम ने इस वारदात में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा है कि पिछले 12 महीनों से अपनी तकनीकी को सुधारने में कोशिश कर रहे थे। अब 6 साल बाद बल्ले से सर्वश्रेष्ठ लय में होना जैसा महसूस कर रहे हैं। स्मिथ ने गुरुवार को 77 गेंदों में नवाज 80 रन की पारी खेली।
जिससे ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पहले वनडे में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इस पूर्व कप्तान के मुताबिक उनकी यह पारी पूर्णतः करीब था। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अधिक मौके नहीं मिले थे। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच की वनडे सीरीज में 1.0 की बढ़त बना ली। दूसरा मैच कल की सिडनी में खेला जाने वाला है। वही पहले वनडे में डेविड मलान की शतकीय पारी खेली थी, लेकिन वे इंग्लिश टीम को जीत नहीं दिला सके थे। स्मिथ ने मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह शायद मेरी सबसे अच्छी पारी थी जो मैंने लगभग 6 साल बाद खेली है। मैं वास्तव में अच्छी स्थिति में था। वहीं ईमानदारी से कहूं तो मैंने पिछले 6 साल में बल्लेबाजी के दौरान कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एडिगोशी ने लगातार 3 हार के बाद आज यहां मेल्टवार चैंपियंस टूर फाइनल शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहली जीत दर्ज की है, जबकि पिछले मुकाबले में जीत का स्वाद चखने वाले उनके हमवतन और प्रयागनंदा को हार का सामना करना पड़ा है। एडिगोशी ने अजरबैजान के शाखरियार मामयादार को 3-1 से हराया, तो वहीं प्रयागनंदा को अमेरिकी के जीएम वेल्सी ने 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच नॉर्वे की दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने नीदरलैंड के जीएम अनीश गिरी को 3-0 से हराया, जबकि वियतनाम के कॉन्ग लिम ने पोलैंड के जीएम माजाल किर्चॉफ डुडा के विजयी अभियान को रोका है। कॉन्ग ने 3-1 से जीत दर्ज की है। आप देख रहे थे अब तक की खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।